आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने 32 तक का क्वेश्चन देख लिया। अब जो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा वो 33 से होगा। जो भी स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो भी पहले देख लें, काफ़ी हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 33 से। क्वेश्चन क्या पूछा है पहले ये जान लेते हैं, फिर उसके ऊपर शॉर्ट समरी देख करके आंसर को करते हैं। तो क्वेश्चन है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग अलावेंस इज एग्जेम्प्ट। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये बताना है कि नीचे ये जो 4 अलावेंस के नाम दिए गए हैं इसमें से कौन सा अलावेंस एग्जेम्प्ट है। तो पहला अलावेंस है डियरनेस अलावेंस। पहला अलावेंस है डियरनेस अलावेंस मीन्स महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता जिस भी एम्प्लाई को मिलता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लाई हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लाई हो, दोनों ही एम्प्लाइयों के केस में डियरनेस अलावेंस फुली टैक्सेबल होता है। कैसा होता है? फुली टैक्सेबल। फिर हम बात करें सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता। ये भी चाहे गवर्नमेंट एम्प्लाई हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लाई हो, दोनों ही एम्प्लाइयों के लिए फुली टैक्सेबल अलावेंस होता है। फिर है हमारा मेडिकल अलावेंस। मेडिकल अलावेंस भी फुली टैक्सेबल होता है। एक ही अलावेंस ऐसा है जिसका नाम है फॉरेन अलावेंस। अगर किसी एम्प्लाई को विदेशी भत्ता मिलता है तो उस केस में वो अलावेंस उसके लिए टैक्सेबल ना होकर के टैक्स फ्री होगा। अब ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, विदेशी भत्ता उसी व्यक्ति को मिलेगा जो विदेश में काम करता हो, मतलब भारत का है लेकिन वो भारत के कार्य के पर्पस से विदेश में गया हुआ है और वहाँ पे वह काम करता है जिसके लिए उसे विदेशी भत्ता मिलता है। तो यदि कोई व्यक्ति भारत के कार्यों के उद्देश्य से किसी फॉरेन कंट्री में जाए तो उसको भत्ता ही नहीं बल्कि जो उसे सैलरी वगैरह भी मिलता है वो सब का सब टैक्स फ्री होता है। तो फिर हमारा जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा फॉरेन अलावेंस मीन्स विदेशी भत्ता। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। लिखा एजुकेशन अलावेंस इज एग्जम्प्टेड फॉर। शिक्षा भत्ता कर मुक्त है। आगे 1%, 2%, 3%, ऑल पर्सन। इसका मतलब हुआ कि शिक्षा भत्ता कितने लोगों तक कर मुक्त होगा। शिक्षा भत्ता कितने लोगों तक कर मुक्त होगा? तो ध्यान रखिएगा, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लाई हो और चाहे नॉन गवर्नमेंट, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो चाहे गैर सरकारी हो, दोनों ही कर्मचारियों के केस में शिक्षा भत्ता, ध्यान रखिएगा, शिक्षा भत्ता कर्मचारी को नहीं बल्कि कर्मचारी के बच्चों को जो शिक्षा दिया जाता है उसका छूट मिलता है। मतलब इस कर्मचारी के जो बच्चे हैं वो बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं, ये बच्चे जो हैं अगर ये पढ़ते हैं तो ये बच्चे पढ़ते हैं तो उनके बच्चों को पढ़ाने में जो भी पैसा खर्च होता है उसकी छूट मिलती है, जिसे हम एजुकेशन अलावेंस के नाम से जानते हैं। तो कितने बच्चों को पढ़ाने पर उसे छूट मिलेगा और कितने रुपए तक का छूट मिलेगा ये पहले जान लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो एजुकेशन अलावेंस, एजुकेशन अलावेंस 2 बच्चों को मिलता है। मतलब कोई एम्प्लाई है, उस एम्प्लाई के चाहे जितने बच्चे हों उससे नहीं मतलब है, हाँ सिर्फ 2 बच्चों को पढ़ाने पे
जो भी खर्च आ रहा है उसकी छूट वो ले सकता है। कितने रुपए तक? तो मैक्सिमम 200 पर मंथ के हिसाब से छूट ले सकता है। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि एजुकेशन अलाउंस एग्जम्प्ट होगा कितने बच्चों तक? तो आंसर आपका क्या बनेगा? 2 बच्चों तक। कितने बच्चों तक? 2 बच्चों तक। तो ऑप्शन में देखिए, पहले ऑप्शन में 1 पर्सन है, वो आंसर नहीं होगा। तीसरे में 3 है, यहाँ ऑल पर्सन है, और बी वाले में है 2 पर्सन। तो 2 बच्चों को छूट दिया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एम्प्लॉई है और वो अपने बच्चों को पढ़ाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों के पढ़ाने पे छूट ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में इसके ऊपर कई तरीके का क्वेश्चन बनता है। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है उसको देख लेते हैं, फिर और कौन कौन से क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं उसकी भी बात करते हैं। 35 में लिखा, एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन की अधिकतम कटौती होगी। मनोरंजन भत्ते लिख लीजिए। मनोरंजन भत्ते की अधिकतम कटौती होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और उसे एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है तो मैक्सिमम कितना छूट मिलेगा। तो पहले आप उसकी एक समरी देख लें। जो मनोरंजन भत्ता है, मनोरंजन भत्ता जो होता है, ये अगर सरकारी कर्मचारी नहीं है, मतलब प्राइवेट कर्मचारी है, मीन्स गैर सरकारी कर्मचारी है, तो गैर सरकारी कर्मचारी के केस में 1 भी रुपया छूट नहीं मिलेगा, मीन्स फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्लियर? अगर गैर सरकारी कर्मचारी है तो। और वही अगर सरकारी कर्मचारी है, अगर सरकारी कर्मचारी है मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में सबसे पहले हम लिखेंगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा 20% ऑफ सैलरी, इसी को 1/5 ऑफ सैलरी भी बोलते हैं। ठीक है, 20% ऑफ सैलरी को 1/5 सैलरी भी बोलते हैं। और लास्ट है मैक्सिमम 5,000, मैक्सिमम 5,000, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस विल बी एग्जम्प्टेड। इन तीनों में से जो भी कम होगा वही टैक्स फ्री हो जाएगा, वही छूट मिलेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? तो क्वेश्चन में पूछा है द मैक्सिमम अमाउंट फॉर डिडक्शन एज एंटरटेनमेंट अलाउंस टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई इस, ज़्यादा से ज़्यादा कितना छूट ले सकते हैं। तो आंसर कितना बनेगा? 5,000। कितना हो जाएगा? 5,000। क्यों ऐसा हुआ वो देख लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ? जैसे मान लीजिए एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस 3,000 रुपया मिला हो, 1/5 ऑफ सैलरी जब निकाला गया तो 4,000 आया, और मैक्सिमम कितना? 5,000। तो इन तीनों केस में अगर हम बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना रुपए तक छूट उसको मिल जाएगा, तो आंसर होगा 3,000 रुपया। कितना होगा? 3,000, क्योंकि यहाँ लिखा है विच एवर इज लेस विल बी एग्जम्प्टेड, तो यहाँ तीनों में से कम कौन है? 3,000। अगर इसी के बगल में दूसरा केस लिख लें, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस 20,000 पाता है
20% ऑफ सैलरी जब निकाला गया तो 25,000 आया, और मैक्सिमम कितना पा सकता है 5,000। अब इस केस में अगर हम पूछें कि वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन भत्ते के रूप में छूट पाएगा, तो इन तीनों में से जो कम है, तो तीनों में से कम कौन है 5,000। तो कौन सा छूट मिलेगा, ये 5,000। तो कुल मिलाकर के अगर इन तीनों को कंपेयर करें और इन तीनों में से ए और बी में जो भी अमाउंट दिख रहा है वो अमाउंट अगर 5,000 रुपये से कम है तो फिर उसको एग्जम्प्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर 3,000 और 4,000 था, तो 5,000 से कम 3,000 है तो 3,000 को ले लिए। यहाँ पर इससे ज़्यादा इन दोनों थे, तो इन दोनों को नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा छूट केवल कितना पाएंगे 5,000। तो मैक्सिमम छूट 5,000 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा छूट नहीं मिलेगा। ये हो गया पहला पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि वो कौन सा अलावेंस है जो एम्प्लॉय की ग्रास टोटल इनकम निकालते समय जोड़ा जाता है, उसके बाद छूट दिया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में आ जाता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन बनता है कि कौन सा भत्ता है जो एम्प्लॉय की ग्रास टोटल इनकम निकालते समय जोड़ा जाता है, उसके बाद छूट दिया जाता है। तो आंसर होगा एंटरटेनमेंट अलावेंस। मनोरंजन भत्ता ही ऐसा भत्ता है जो कर्मचारी की कुल इनकम निकालते समय पहले जोड़ लिया जाता है, उसके बाद फिर उसे छूट दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। क्लियर हो गया? तो इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी और भी क्वेश्चन कराते हैं, पहले से आप नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, फिर आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव्ड सैलरी ₹1,20,000। तो सबसे पहले अंडरलाइन कर लेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव करता है सैलरी कितना 1,20,000 एंड एंटरटेनमेंट अलावेंस 10,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो प्रीवियस ईयर में 1,20,000 रुपये की सैलरी पाता है और 10,000 रुपये का एंटरटेनमेंट अलावेंस पाता है। अब करा ही स्पेंट 6,000 ऑन एंटरटेनमेंट्स, और उस एम्प्लॉय ने 6,000 रुपया एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्चा कर दिया। फिर पूछ रहा है ही इज एंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन सेकेंड। ये आपसे पूछा गया। मतलब कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितने रुपए का डिडक्शन पाएगा अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन सेकेंड में। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को काट के हटा दीजिए। जो एम्प्लॉय ने अपने एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्चा किया, क्योंकि एम्प्लॉय को जो भी एंटरटेनमेंट अलावेंस मिलता है उसमें से वो जो भी पैसा एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्च करता है उसका कोई भी यूज़फुल वैल्यू नहीं है क्वेश्चन के सॉल्व करने के पर्पज़ से। कहने का मतलब कि एम्प्लॉय जितना रुपया एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्च किया है, डिडक्शन निकालते समय उसको इग्नोर कर देना है, उसको मान लेना है कि वो हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो कुछ टाइम के लिए हम ये हटा लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को घुमाने और आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। तो अब हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसको सैलरी मिला 1,20,000 रुपया और एंटरटेनमेंट अलावेंस मिला 10,000 रुपया। तो बताइए कि वो डिडक्शन कितना पाएगा।
तो उसके लिए बगल में देखिए एंटरटेनमेंट अलावेंस के लिए ये लिस्ट आपको बना करके दिखाए थे कि एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन आप कैसे निकालेंगे। तो एंटरटेनमेंट अलावेंस अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो फुली टैक्सेबल होता है। यहाँ पर किसको मिला? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसीलिए उसको अंडरलाइन करा दिए थे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ही केस में ये तीनों को चेक करना है कि कौन सा डिडक्शन के लिए क्वालिफाई हो रहा है। तो पहला पॉइंट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो देखिए कितना डिडक्शन के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला, 10,000, तो 10,000 रख लिया। दूसरा है 20% ऑफ सैलरी या 1/5 ऑफ सैलरी। सैलरी 1,20,000 है, 1,20,000 का 1/5 निकाल दीजिए। तो 1,20,000 का अगर 1/5 आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24,000 ये हो गया। और लास्ट है मैक्सिमम 5,000 हो गया। तीनों पॉइंट में कौन कौन सा अमाउंट। इसके बाद आप देखेंगे विच एवर इज लेस विल बी एग्जम्प्टेड। तो इन तीनों में कौन सबसे कम है? तो 5,000 रुपया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या निकला? 5,000 रुपया। मतलब ये जो एम्प्लॉय 10,000 रुपया इंटरटेनमेंट अलावेंस पा रहा था वो 10,000 का डिडक्शन नहीं ले पाएगा, सिर्फ और सिर्फ कितना ले पाएगा? 5,000 रुपये। तो आपके ऑप्शन में देखिए 5,000 दिख रहा है क्या? तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? डी में। तो आप टिक कर देंगे डी वाला ऑप्शन। क्लियर? तो ये हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करके निकालने का तरीका। दूसरा, अगर इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं आपको करना है, क्योंकि ये जब प्रोसेस आप करेंगे तो थोड़ा बहुत तो टाइम वेस्ट होगा। थोड़ा बहुत मतलब 1-2 मिनट तो निकल ही जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि पहले ये रखेंगे, फिर 1/5 निकालेंगे 1,20,000 का, तो काटने में थोड़ा बहुत समय लगेगा। तो ये रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, कंपेयर करेंगे, तब टिक मारेंगे। तो इतना प्रोसेस हम करें ही क्यों? उससे बेस्ट क्या कर लें? तो उससे बेस्ट हमारे पास ऑप्शन ये है कि आपको पता है कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मैक्सिमम डिडक्शन सिर्फ 5,000 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 5,000। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर वो इंटरटेनमेंट अलावेंस पाता है तो मैक्सिमम डिडक्शन सिर्फ कितना पाएगा? 5,000। तो आप इन चारों ऑप्शन पे थोड़ा सा फोकस करिए। तो ए बी सी में जो भी अमाउंट दिख रहे हैं वो सब अमाउंट 5,000 से ज़्यादा है। सभी अमाउंट 5,000 से ज़्यादा है। तो आपको पता है कि 5,000 से ज़्यादा तो डिडक्शन मिलना है ही नहीं, है कि नहीं? 5,000 से ज़्यादा अगर डिडक्शन नहीं मिलेगा तो मतलब 10,000 डिडक्शन नहीं मिलेगा, 20,000 तो नहीं मिलेगा, 6,000 तो नहीं मिलेगा, तो मिलेगा क्या फिर? 5,000। तो डायरेक्ट आप टिक मार दीजिए 5,000 पे। मतलब कुछ भी पढ़िए ही मत, कुछ करिए ही मत, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। ये कब करना है आपको? जब आपके ऑप्शन चारों जो दिखाई दे रहे हैं वो चारों ऑप्शन में से 5,000 के अलावा के जो ऑप्शन हैं वो सब 5,000 के ऊपर वाले हैं। तब तो कुछ ना सॉल्व करिए, सीधा जो जिस ऑप्शन में है 5,000 दिख रहा है वही टिक मार के आगे बढ़ जाइए। बट अगर ए वाले केस में 4,000 दिया होता, बी वाले में 3,000 दिया होता, सी वाले में 5,000 दिया होता और डी वाले में 6,000 दिया होता, तो डी तो किसी कीमत पे नहीं बनता क्योंकि वो 5,000 से ज़्यादा हो गया। बचा केवल ए बी सी। तो आपको ए बी सी में से डिसाइड करना है कि कौन सा डिडक्शन बन सकता है। तो उस केस में आप सी को न टिक मार दीजिएगा, क्योंकि इस 5,000 से कम 4,000 भी है, 3,000 भी है। 5,000 से कम बन सकता है। जैसे मान लीजिए उसको एक्चुअल में इंटरटेनमेंट अलाउंस 10,000 की जगह 10,000 मिला, 3,000 मिला होता और सैलरी वही रहती, तो 24 और +5। इन तीनों में कंपेयर करने पे सबसे कम कितना आता? तो छूट 3,000 का केवल पाता, है कि नहीं? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया और मैक्सिमम डिडक्शन की बात कर रहा है तो 4 जो ऑप्शन दिखेंगे
उसमें से अगर सभी ऑप्शन 5000 से ऊपर वाले हैं तो सबको काटिए, सीधा डायरेक्ट 5000 मार के आगे निकल जाइए। अगर कोई ऑप्शन 5000 से नीचे वाला दिख रहा है तब ये आप चेक करिएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो स्टूडेंट इस पर टाइम वेस्ट करने लगते हैं, है ना। तो ये आपका हो गया। एक क्वेश्चन और इसी पे घुमा के पूछ सकता है, उसको ऐसे ही बता देते हैं, आप अपना याद करके रखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन को अगर इस तरीके से लिखेंगे तो अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट जाएगा। तो इसलिए जो हम क्वेश्चन से लिंक करके डायरेक्ट बता सकते हैं उसको डायरेक्ट बता देते हैं, और जो नहीं लिख डायरेक्ट बताने लायक होगा उसको लिख करके एक्सप्लेन करके समझा देंगे। ठीक, अब क्वेश्चन और क्या बन सकता है, तो एग्जाम में पूछ सकता है डिडक्शन, विच डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन सेकेंड। अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन सेकेंड में कौन सा अलावेंस की छूट मिलता है। ऑप्शन में एंटरटेनमेंट भी अलावेंस रहेगा, एजुकेशन अलावेंस भी रहेगा, मेडिकल अलावेंस भी रहेगा, ऑल ऑफ दीज रहेगा या नन ऑफ दीज रहेगा, जो भी रहेगा। तो आंसर क्या मारना है आपको, एंटरटेनमेंट अलावेंस। और क्या लगा के पूछ सकता है, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अलाउड एंटरटेनमेंट डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन सेकेंड। तो नीचे लिखा रहेगा कि विच डिडक्शन अलाउड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर सेक्शन इतना इतना इतना, है ना। तो आप टिक कर लेंगे। तो इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन इसके ऊपर घुमा के बन सकते हैं जो कि आप कर लेंगे। फिर भी कोई भी डाउट होगा तो बेशक आप पूछ लीजिएगा, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। जो भी हो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं 37 की। 37 में बोला है कि डिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रास सैलरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रास सैलरी मतलब सकल वेतन में से कटौती मिलती है किस चीज़ की, प्रोफेशनल टैक्स का जिसको हम व्यवसाय टैक्स कर बोलते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स का जिसको मनोरंजन कर बोलते हैं, ए एंड बी दोनों का, नन ऑफ दीज कोई भी नहीं। ठीक, तो इसमें से आपको आंसर बताना है कि कौन सा मिलेगा। तो ज़रा आप बताने का प्रयास करिए, आपके हिसाब से कौन सा आंसर लग रहा है सही होगा। तो हमारे काफ़ी स्टूडेंट के मन में चल रहा है कि ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन उन्हें सही लग रहा है ना। तो जिसका सी है वो लोग तो पूरी तरीके से गलत हैं। अगर आपको सी ऑप्शन लग रहा है तो आप पूरी तरीके से गलत हो जाएंगे। तो फिर आंसर बनेगा क्या, तो पहले हम बेस देख लेते हैं। जब आप इनकम फ्रॉम सैलरी निकालने लगते हैं तो जितनी उसको सैलरी मिलती है उसको तो यहाँ रख ही लेते हैं, उसके बाद जो भी उसका टैक्सेबल अलावेंस होता है सब रख करके यहाँ आप लिख लेते हैं ग्रास सैलरी। फिर इसमें से लेस करते हैं डिडक्शन, ठीक है, जिसमें एक डिडक्शन आपको प्रोफेशनल टैक्स का मिलता है, प्रोफेशनल टैक्स का मिलता है, और एक मिलता है इंटरटेनमेंट अलावेंस का। ठीक, ये डिडक्शन आपको मिलेगा। अब इन्हीं दोनों पे हमें फोकस करना है। कन्फ्यूजन स्टूडेंट को कहाँ से हो जाता है, अगर आप पढ़े होंगे, बुक देखे होंगे तो आपको ये ज़रूर मिला होगा कि प्रोफेशनल टैक्स को ग्रास सैलरी से माइनस करते हैं और एंटरटेनमेंट अलावेंस को भी माइनस करते हैं। किसको माइनस करते हैं, एंटरटेनमेंट अलावेंस। क्वेश्चन आपको कैसे घुमा के पूछा है, सोचिए कितना आसान आंसर है, लेकिन आप थोड़ी सी हड़बड़ी में रहेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं तो एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है वो आपके अंदर घबराहट पैदा करता है, आप जल्दबाजी करते हैं, समय का अभाव होने की वजह से आप क्वेश्चन को टिक जल्दी मारते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं जब क्वेश्चन आपको आसान मिलता है तब। तो उस केस में
इस क्वेश्चन को जब आप रीड करेंगे तो ऑप्शन में प्रोफेशनल टैक्स मिलेगा, बिल्कुल प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन ग्रॉस सैलरी से होता है, मिलता है। फिर आप पढ़ेंगे इंटरटेनमेंट टैक्स, बिल्कुल इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं, अलावेंस, यही आपको फंसा रहा है। इंटरटेनमेंट मैच करा दिया, यहाँ अलावेंस माइनस होता है और यहाँ अलावेंस ना लिख करके टैक्स लिख दिया। आप यही छोटे से पॉइंट पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ आप प्रोफेशनल टैक्स, इंटरटेनमेंट 2 वर्ड देखें और यहाँ ए एंड बी देखें, आप तुरंत आंसर अपना सी टिक मार देंगे, तुरंत सी टिक कर देंगे। आपको लगेगा कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बट आपका क्वेश्चन गलत हो चुका है। क्यों गलत हो गया? तो गलत इसलिए हो गया कि ग्रॉस सैलरी से प्रोफेशनल टैक्स माइनस होता है, पहला वाला सही है, प्रोफेशनल टैक्स माइनस होता है। दूसरा इंटरटेनमेंट अलावेंस माइनस होता है और यहाँ इंटरटेनमेंट अलावेंस नहीं, इंटरटेनमेंट टैक्स लिखा है, इसलिए ये माइनस नहीं होता है। और जब ये नहीं माइनस होगा तो फिर ए और बी बन ही नहीं सकता है, तो फिर सी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और नन ऑफ दिस का मतलब इसमें से कोई नहीं, तो इन तीनों में से एक तो है ना, तो फिर ये भी नहीं बन पाएगा। तो आंसर बन जाएगा क्या? ए, प्रोफेशनल टैक्स। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना तो आपको लगेगा बड़ा आसान है, लेकिन सोचिए सिर्फ एक शब्द में आपको फंसा रखा था, अलावेंस और टैक्स। तो आंसर क्या देना है आपको? प्रोफेशनल टैक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रोफेशनल टैक्स। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। कोई डाउट हो तो बेशक आप डाउट को पूछने का प्रयास करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, हम आपके डाउट को सॉल्व करने का तुरंत प्रयास करेंगे। चैनल पे हमारे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे बहुत से ऐसे प्यारे स्टूडेंट हैं जो वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अगर हमारे वीडियो से आपको हेल्प मिलती है, आपको अच्छा लगता है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अच्छे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, आपके लिए ये क्वेश्चन यूज़फुल हैं, तो चैनल को भैया ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो नोट कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फिर और क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। 38 में आपसे पूछा गया है कि प्रोविडेंट फंड खाते में जो भी पैसा जमा होता है उस पर इंटरेस्ट अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है तो कितने % तक का इंटरेस्ट टैक्स फ्री होगा? ठीक है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज एग्जम्प्ट अप टू, मतलब जो एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय का कुछ पैसा कट करके कहाँ जमा हो जाता है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, और उस पैसे पर उसको इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होगा कितने % तक? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 9.5%, 9%, 8%, 8.5%। ठीक है, तो ये फिक्स्ड है, ये रेट मेंशन है आपके इनकम टैक्स में, इसमें कुछ बताने लायक चीज़ें नहीं है, ये रटने की चीज़ है। तो आप बोलेंगे 9.5% तक। मतलब अगर किसी भी पर्सन को रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पर इंटरेस्ट मिलता है और वो इंटरेस्ट 9.5% है तो वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर पाता है तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि मिस्टर एक्स को 4,000 इंटरेस्ट मिलता है, 4,000 इंटरेस्ट मिलता है ऑन ₹40,000। 40,000 पर इन्हें 4,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है। मतलब इनके रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 40,000 रुपया था, जिस पर इन्हें इंटरेस्ट मिला कितना? 4,000 रुपया। अब आपसे पूछेगा कि बताइए कितना अमाउंट एग्जम्प्ट होगा या कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। ये 2 क्वेश्चन बना सकता है, एक कितना अमाउंट एग्जम्प्ट होगा और दूसरा कितना टैक्सेबल होगा। इसको लिख लीजिए,
इसी को मिटा के इसका सॉल्यूशन यही दिखाते हैं। ठीक, देखिए उसके प्रोविडेंट फंड में 40,000 रुपया है, जिस पर वो 4,000 रुपये का इंटरेस्ट पाता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, देखिए एग्जाम में अगर आप निकालेंगे ना तो इजी वे में निकालने का प्रयास करिए। तो आप सीधा सीधा ऐसे बोलिए कि 40,000 का अगर इंटरेस्ट 4,000 रुपया निकलता है तो कितना परसेंट भैया? तो 10% बोल सकते हैं कि नहीं? 10% इंटरेस्ट मिला। ये कहाँ से आया? जिसको नहीं पता है वो समझ लें। ये 4,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला कौन से अमाउंट पे? 40,000 पे। तो जब परसेंटेज निकालते हैं कि कितना परसेंट मिला, तो मिले हुए वाले अमाउंट को ऊपर रख लेते हैं, जिस अमाउंट पे मिलता है उसको नीचे रख देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा कर देने से आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट की रेट से इंटरेस्ट मिला। तो मालूम हो गया कि इंटरेस्ट 10% की रेट से मिला। अब 10% की रेट से इंटरेस्ट मिला है और आपको पता है कि 9.5% तक एग्जम्प्ट होता है, तो 9.5% की वैल्यू निकाल दीजिए, आप जान जाएंगे कि कितना एग्जम्प्ट होगा। अगर क्वेश्चन में एग्जम्प्ट पूछा है तो फिर 9.5% निकाल लीजिए। अगर क्वेश्चन में टैक्सेबल पूछा है, क्या पूछा है? टैक्सेबल, तो 9.5% तो एग्जम्प्ट होगा और मिला कितना है? 10%। तो मतलब 0.5% टैक्सेबल होगा। ये बात क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है अमाउंट। तो 9.5% जो एग्जम्प्ट होगा वो कितना अमाउंट एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में अमाउंट लेकर के पूछ सकता है। तो उस केस में आप 40,000 का 9.5% निकाल देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ गया 3,800। तो अगर आपसे एग्जम्प्ट अमाउंट पूछा है तो ऑप्शन में 3,800 दिखता रहेगा, और टैक्सेबल अमाउंट पूछा है तो फिर 40,000 का 0.5 निकाल दीजिए। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि एक संख्या के बाद दशमलव है। जितनी संख्या के बाद दशमलव लगता है, जब वो दशमलव हटता है तो उतने जीरो नीचे बढ़ जाते हैं। तो एक संख्या के बाद दशमलव था, दशमलव हटाए तो एक जीरो नीचे बढ़ा दिए। 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, फिर जीरो, और 5 का मल्टीप्लाई 4 में 4 पंजे 20, 200 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बताएगा कि इतना रुपया इंटरेस्ट मिला अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और अमाउंट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी बता देगा इतना, और फिर आपसे पूछेगा टैक्सेबल अमाउंट कितना, या फिर आपसे पूछेगा एग्जम्प्ट अमाउंट कितना। तो आप सबसे पहले 40,000 का 4,000 रुपया इंटरेस्ट पाए हैं तो कितना परसेंट पाए हैं वो निकाल लीजिए। तो 4,000 को ऊपर रख दीजिए, 40,000 नीचे, मल्टीप्लाई, तो पता चल गया 10%। अब आपको पता है कि 10% में से 9.5% तक एग्जम्प्ट होगा, तो 9.5% एग्जम्प्ट करा दीजिए, बाकी जो बचता है परसेंटेज उसको टैक्सेबल कर दीजिए। अब क्वेश्चन में जो पूछा है टैक्सेबल पोर्शन पूछा है तो टैक्सेबल निकाल दीजिए, और अगर एग्जम्प्ट पूछा है तो एग्जम्प्ट निकाल दीजिए। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है तो बेशक आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, और मैं एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के रूप में, आप करके कमेंट में बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। आपको कमेंट में बताना है कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन ये है कि 20,000 इंटरेस्ट रिसीव होता है ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे, और अमाउंट जो है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में वो 1 लाख रुपीज़ है। कितना है? 1 लाख रुपीज़ है। अब आपको बताना है पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन
रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे जो इंटरेस्ट मिला है उसका कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जम्प्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके उसका आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। कमेंट में आप इन दोनों का आंसर देने का प्रयास जरूर करिए। नहीं होता है तो आप कॉल करके हमसे पूछ लीजिए, समझा देंगे कैसे क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आप करके इसका आंसर कमेंट में बताने का प्रयास करें। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि मकान किराया भत्ता मीन्स हाउस रेंट अलाउंस इज फुल्ली एग्जम्प्टेड। मतलब अगर किसी एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है क्या वो फुल्ली एग्जम्प्टेड होगा, या वो एग्जम्प्ट होगा एक सर्टन लिमिट तक, या फिर एग्जम्प्ट होगा इन बिग सिटीज़ में केवल, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसको आंसर देने से पहले, इसका आंसर देने से पहले हम इसकी समरी जान लेते हैं, फिर आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो ये आप अपना होमवर्क वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। यहीं पर पहले हाउस रेंट अलाउंस से रिलेटेड जो समरी है उसको समझा देते हैं, फिर आप देखिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा या कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो जब कभी भी हाउस रेंट अलाउंस आप निकाल रहे हों कि कितना एग्जम्प्ट होगा, तो उसके लिए सबसे पहला केस है एक्चुअल HRA रिसीव्ड। जितना भी एक्चुअल HRA रिसीव होगा उसको लिख लीजिए। फिर बी पॉइंट पे लिखिएगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जो भी आएगा उसको लिख लीजिएगा। फिर लिखेंगे 40% ऑफ सैलरी या फिर 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, 40% ऑफ सैलरी नॉर्मल की केस में करते हैं, 50% कुछ स्पेशल केसेस है। मतलब कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें अगर एम्प्लाई वर्क कर रहा है, उस स्टेट में एम्प्लाई वर्क कर रहा है, तो फिर उसको सी वाले पॉइंट में 50% ऑफ सैलरी दिया जाएगा, और उन स्टेट के अलावा अगर करता है तो फिर 40% दिया जाएगा। स्टेट कौन से हैं? तो दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है एंड मद्रास है, या फिर ऐसे कहें कोलकाता है ना। चेन्नई मद्रास तो एक ही में चले जाएंगे। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन स्टेट में अगर वो वर्क कर रहा है तो उस केस में 50% ऑफ सैलरी दिया जाएगा, अदर केस में 40%। अब एक्चुअल अमाउंट कितना पा रहा है उसको देख लीजिए, फिर कितना वो पे कर रहा है उसको यहाँ रखिए, और सैलरी का 10% रखिए, और फिर 40% ऑफ सैलरी रखिए। तीनों को कंपेयर करिए। इन तीनों में विच एवर इज लेस विल बी एग्जम्प्टेड। विच एवर इज लेस विल बी एग्जम्प्टेड। तो इन तीनों में से जो कम होगा वही एग्जम्प्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जितना HRA पा रहा है पूरा तो एग्जम्प्ट होगा नहीं, तो फिर कितना एग्जम्प्ट होगा? तो कोई न कोई एक अमाउंट निकलेगा, उतना ही हो पाएगा, बाकी नहीं हो पाएगा। तो फिर एग्जम्प्ट अप टू अ सर्टेन लिमिट लिख सकते हैं नहीं, कि एक सीमा तक कर मुक्त होगा। मतलब पूरा का पूरा कर मुक्त नहीं होगा, बल्कि अमाउंट निकालेंगे, जितना अमाउंट आएगा उतने रुपए तक ही केवल एग्जम्प्ट होगा, बाकी एग्जम्प्ट नहीं होगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? एग्जम्प्टेड टू अ सर्टेन लिमिट। ऑप्शन ए क्यों नहीं बना? क्योंकि ऑप्शन ए में बोला है फुल्ली एग्जम्प्टेड। कभी भी HRA फुल्ली एग्जम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि ये लिस्ट देखी जाएगी, उस लिस्ट में से जो कम होगा उतना ही एग्जम्प्ट होगा। तो फुल्ली एग्जम्प्ट तो बनेगा नहीं। एग्जम्प्ट इन ए बिग सिटीज़, सिर्फ बिग सिटीज़ में एग्जम्प्ट नहीं होता है, जो नॉर्मल सिटीज़ में उसमें भी एग्जम्प्ट होता है। और फिर ये नन ऑफ दीज है तो ये तो बन ही नहीं सकता। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी। क्लियर हो गया? इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है
कि आगरा में रहने वाले एक कर्मचारी को प्राप्त मकान किराया भत्ता कर मुक्त है। एक व्यक्ति आगरा में रहता है, उस व्यक्ति को मकान किराया भत्ता कर मुक्त होगा। कितना? वास्तविक मकान किराया भत्ता 10% से अधिक दिया गया किराया जो भी कम हो। अब ये थोड़ा सा देखिए, अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा हुआ है जिसका आंसर देने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और वो क्या कैसे होगा उसको बताते हैं। ये पॉइंट आप लिख लिए हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, उनको HRA 20,000 मिलता है, उनकी सैलरी 2,50,000 है और रेंट पे करते हैं 15,000। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए मिस्टर एक्स को कितना HRA एग्जम्प्ट होगा। इनका एग्जम्प्ट अमाउंट पूछा गया, तो निकालने के लिए इस लिस्ट पे रखेंगे। तो एक्चुअल HRA इसको कितना मिला है? 20,000। फिर रेंट पेड कितना किया? 15,000। तो रेंट पेड में यहाँ लिख लीजिए 15,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी कितना है? 2,50,000। 2,50,000 का 15% 10% निकालेंगे तो 25,000। तो ये चला जाएगा नेगेटिव बैलेंस। किस में चला जाएगा? नेगेटिव, माइनस हो जाएगा। फिर 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो 40% 50%, तो आंसर होगा क्या? डिसाइड नहीं होगा क्योंकि ये कहाँ का रहने वाला क्वेश्चन में बोला नहीं है। तो HRA के केस में ये बताएगा कि वो कहाँ का रहने वाला, जैसे यहाँ बताया कि वो आगरा का रहने वाला है। तो आगरा का केस अगर है तो आगरा यूपी में पड़ता है और यूपी आपका मल्टी सिटी में नहीं है, इसलिए 40% लगेगा। तो 40% ऑफ सैलरी तो 2,50,000 का 40% निकालेंगे तो आएगा कितना? 1 लाख। इसमें से जो सबसे कम होगा वही उसका एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो सबसे कम तो माइनस में चला गया है कि नहीं? सबसे कम कहाँ चला गया? माइनस में। तो एग्जम्प्टेड अमाउंट ये हो जाएगा। यही मान लीजिए कि उसकी सैलरी 1 लाख रुपए होता। कितना होता? 1 लाख। तो उस केस में 15,000 प्लस 10% ऑफ सैलरी, तो 1 लाख का 10% कितना निकलता? 10,000। तो यहाँ कितना आ जाता? 5,000। फिर सैलरी 1 लाख का 40%, तो 40,000। और इन तीनों में से कौन सबसे कम? तो आंसर हो जाता 5,000। तो आपका एग्जम्प्टेड अमाउंट आ जाता कितना? 5,000। तो 20,000 में से 5,000 एग्जम्प्ट हो जाता, बाकी 15,000 टैक्सेबल हो जाता। तो चाहे एग्जम्प्ट अमाउंट पूछे चाहे टैक्सेबल, आप ऐसे बता देंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आगरा में रहने वाले कर्मचारी को प्राप्त मकान किराया भत्ता कर मुक्त है। आगरा में रहने वाले कर्मचारी को प्राप्त मकान किराया भत्ता कर मुक्त है। कितना कर मुक्त होगा यही पूछ रहा है, मतलब एग्जम्प्टेड अमाउंट आपसे पूछ रहा है कितना एग्जम्प्ट होगा। और फिर बोला वास्तविक मकान किराया भत्ता 10% वेतन से अधिक है। जो भत्ता है वो वेतन के 10% से अधिक दिया गया किराया या जो भी कम हो। तो इस केस में आप बताएंगे कि अगर वो आगरा का रहने वाला है तो 40%, और अगर वही आगरा के अलावा किसी दूसरी स्टेट का रहने वाला, ये तो आगरा आपका यूपी के स्टेट में पड़ता है तो यूपी के केस में 40%, अगर मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली ये सब होता तो 50%। तो रहने वाले कहाँ के हैं? आगरा। तो आंसर क्या बन जाएगा? 40%। तो ये 40% हुआ आगरा के केस में। यहाँ पर आप इसी तरीके से HRA निकाल लेंगे। कभी भी अगर क्वेश्चन पूछे तो जैसे यहाँ पूछा था कि कितना एग्जम्प्ट होगा तो आपने बता लिया था, ठीक है, ऐसे ही आपको निकालना है। तो इसको नोट कर लीजिए। बाकी कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके आप अपने डाउट को
पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया उसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट में भेज दीजिएगा, ठीक, नोट कर लीजिए। इसके साथ ही हमारा ये सेशन ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जो है उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आपकी कोई क्लास नहीं छूटेगी, ठीक है। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैनल पे वीडियो देख रहे हैं। जब मैं वीडियो का डिटेल देखता हूँ तो वहाँ 40-50% ऐसे व्यूवर हैं जो चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, फिर भी वीडियो उन्होंने देखा है। मैं स्पेशली हम्बल रिक्वेस्ट उनसे करता हूँ कि अगर आप उसी में से हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे फैमिली के मेंबर होते हैं, और जहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमें पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर के आते हैं। तो इसी होप के साथ, इसी आशा के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।